स्टार्ट करते हैं सिविक्स के चैप्टर 4 से, दैट इज़ ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। बीइंग अ बॉय और अ गर्ल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। यानी कि लड़का होना या लड़की होना किसी की भी आइडेंटिटी का, उसकी जो खुद की आइडेंटिटी होती है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। The society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys। जिस सोसाइटी में हम ग्रो करते हैं, हम मतलब यहाँ पे सीखते हैं, तो ये हमें बताती है कि किस टाइप का बिहेवियर लड़कियों के लिए ठीक है और किस टाइप का बिहेवियर लड़कों के लिए ठीक है। व्हाट बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लड़के कर सकते हैं, लड़कियाँ नहीं कर सकती, या लड़कियाँ कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते। वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर। हम जब मतलब इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें हर जगह सेम है, दे आर सेम एवरीवेयर। बट डू ऑल सोसाइटीज़ लुक एट बॉयज़ एंड गर्ल इन द सेम वे। बट वो पूछ रहा है कि जितनी भी है, क्या सारी सोसाइटीज़ लड़का और लड़की की तरफ सेम तरह से देखती हैं। वी विल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। हम लोग इस चैप्टर में यही समझने की कोशिश करेंगे। वी विल ऑल्सो लुक एट हाउ द डिफरेंट रोल्स असाइन टू बॉयज़ एंड गर्ल प्रिपेयर देम फॉर देयर फ्यूचर रोल्स एज मैन एंड वुमेन। हम ये भी देखेंगे कि जो डिफरेंट टाइप के रोल्स बॉयज़ और गर्ल्स को दिए जाते हैं, वो उन्हें आगे फ्यूचर के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं। लाइक जब वो मैन और वुमेन बनेंगे, उस टाइप के रोल्स के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं। We will learn that most societies valued man and woman differently। कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो मैन और वुमेन को अलग तरह से वैल्यू करती हैं। द रोल वुमेन प्ले एंड द वर्क दे डू आर यूजुअली वैल्यूड लेस देन द रोल्स मैन प्ले एंड द वर्क दे डू। कई बार क्या होता है, जो औरतें काम करती हैं, जो भी वो उनकी ड्यूटीज़ होती है, उसको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती जितना मैन के काम को दी जाती है। इस चैप्टर में हम ये भी एग्जामिन करेंगे कि जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं मैन और वुमेन के बीच में, वो वर्क एरियाज़ में कैसे उभर के आती हैं। ठीक है। नाउ ग्रोइंग अप इन समोआ इन द 1920s। अब हम पढ़ेंगे द समोअन आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स इन द साउथर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ये जो समोअन आइलैंड है ना, ये किसका पार्ट है? छोटे से, मतलब एक जैसे होता है ना लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड से एक बड़ा सा ग्रुप बना हुआ है, तो उसी का ये पार्ट है जो कि पैसिफिक ओशन के साउथर्न साइड पे है। इन द 1920 अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट ऑन समोअन सोसाइटी, चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। 1920 में क्या होता था, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे वहाँ पे। दे लर्न मैनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन और डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम अदर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम एडल्ट्स। मतलब उन्होंने जो भी चीज़ें सीखी, चाहे वो कैसे बेसिक काम करना हो गया, घर के काम करना हो गया, वो अपने बड़ों से सीखी। फ़िशिंग जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जो आइलैंड पे होती है। ठीक है। यंग पीपल देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशंस। और जो नए जवान बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्होंने सीखा कि फ़िशिंग पे कैसे जाया जाता है। बट दे लर्न दीज थिंग एट डिफरेंट पॉइंट इन देयर चाइल्डहुड। बट उन्होंने जो ये चीज़ें सीखी ना, ये अलग अलग पॉइंट पे सीखी। लाइक मतलब ऐसा नहीं है कि सब ने एक साथ सीख ली या फिर अलग मतलब बड़े होके सीखी, सब ने अलग अलग पॉइंट पे अपने बचपन में सीखी हैं। As soon as babies could walk, their mothers or their adults no longer looked after them। जैसे ही बच्चे चलने लगते हैं ना वहाँ पे, लाइक वो चलना शुरू कर देते हैं, उनकी मदर्स या जो भी उनके आसपास बड़े लोग होते हैं, वो उन पे ध्यान नहीं देते। ठीक है। ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन एज यंग एज 5 year old टुक ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो उनके घर में बड़े बच्चे होते हैं, ठीक है, यानी कि समझ लो उनके कोई भाई बहन है, छोटे बच्चों के भाई बहन है जो 5 year से ओल्ड है, या फिर मतलब कई बार बड़े हैं, कितनी भी एज हो सकती है, वो फिर अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखते हैं। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स लुक्ड आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स। जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं, दोनों ही अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखते हैं। बट बाय द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9 year old, ही जॉइंड द ओल्डर बॉयज़ इन लर्निंग आउटडोर जॉब्स लाइक फिशिंग एंड प्लांटिंग कोकोनट। लेकिन जैसे एक बच्चा, एक लड़का जो होता है, वो 9 year old होता है, वो 9 साल का होता है, तो वो क्या करता है, वो अपने मतलब जो बड़े भाई बहन हो गए या दोस्त हो गए या बड़े जो उस थोड़े बड़ी एज के लड़के हैं, वो जो वहाँ पे आउटडोर जॉब्स करने जाते हैं, जैसे कि फ़िशिंग या फिर कोकोनट को प्लांट करना, उगाना, ऐसी चीज़ें सीखना शुरू कर देते हैं। Girls had to continue looking after small children or do errands for adult till they were teenagers। यानी कि जो लड़कियां होती हैं, उन्हें जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं घर के, या जो भी चीज़ें होती है अपने भाई बहनों को देखना, वो सब करना पड़ता है। बट वंस दे बिकम टीनेजर दे हैड मच मोर फ्रीडम।
लेकिन जब वो टीनेजर हो जाते हैं तो क्या होता है, उनको ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है. आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो, गर्ल्स ऑल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स, वर्कड इन द प्लांटेशन, लर्न हाउ टू वीव बास्केट्स. जब लड़कियां 14 ईयर्स की हो जाती हैं या उससे बड़ी हो जाती हैं तो उनको ज़्यादा फ्रीडम मिलती है, तब वो फिशिंग के लिए बाहर जा सकती हैं, प्लांटेशन जैसा काम कर सकती हैं और बास्केट सिलने जैसा काम भी कर सकती हैं. ठीक है. Cooking was done in special cooking houses where boys were supposed to do most of the work while girls helped with the preparations. यानी कि कुकिंग जो होती है ना, वो स्पेशल एक कुकिंग हाउसेस बने होते हैं वहाँ पे होती है, जहाँ पे क्या होता है, बॉयज़ जो हैं वहाँ पे वो मोस्ट ऑफ द वर्क करते हैं और लड़कियाँ जो होती हैं वो प्रिपरेशन वगैरह में, जो बेसिक प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है उसमें हेल्प करती हैं. तो हमने पढ़ा ये समूह में किस तरह से, मतलब लड़का लड़की में जो भी चीज़ें हैं किस तरह से काम बटा हुआ है, किस तरह से उनको फ्रीडम मिलती है. नाउ ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960. ये तो हमने 1920 में समूह के बारे में पढ़ा. अब हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में एक मेल की तरह ग्रो होना. The following is adapted from an account of experiences of being in a small town in मध्य प्रदेश in the 1960. यानी कि ये कहाँ से उठाई हैं जो लाइन्स हैं, किसी ने अपना बताया होगा कि जब वो बढ़ रहे थे, जब वो मतलब बड़े हो रहे थे तो क्या क्या देखा उन्होंने. छोटे से टाउन की ये बात है. From class 6th onwards, boys and girls went to separate schools. यानी 6th क्लास के बाद क्या होता है, बॉयज़ और जो गर्ल्स हैं दोनों अलग अलग स्कूल्स में जाते हैं. The girls' school was designed very differently from the boys' school. Girls' school काफ़ी अलग तरह से डिज़ाइन किया है as compared to boys' school. They had a central courtyard where they played in total seclusion and safety from the outside world. यानी कि वहाँ पे क्या है, एक अलग ही पूरा कोर्टयार्ड है जो नॉर्मली बात करें, जहाँ पे वो अलग से खेल सकते हैं एंड बाहर की दुनिया से बहुत अलग होके खेल सकते हैं, मतलब सेफ्टी है, बाहर की दुनिया से उन्हें सेफ्टी मिली हुई है. बॉयज़ स्कूल में ऐसा कोई कोर्टयार्ड नहीं है. ठीक है. एंड आवर प्लेग्राउंड वाज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल. उनका प्लेग्राउंड बहुत खुला था, कोई सेफ्टी नहीं थी, प्लस ऐसा था जैसे कि एक खुली जगह को स्कूल से अटैच कर दिया. Every evening, once school was over, the boys watched as hundreds of school girls crowded the narrow streets. जैसे ही स्कूल ओवर होता था, लड़के देखते थे कि लड़कियां, मतलब हज़ारों तो नहीं, हंड्रेड्स ऑफ स्कूल गर्ल, मतलब 100 के करीब या उससे ज़्यादा लड़कियां जो पतली पतली जो होती थी ना स्ट्रीट्स, छोटी पतली पतली सी, उसमें पूरा लड़कियां लड़कियां दिखती थी उनको. ठीक है. एज दीज गर्ल वॉकड ऑन द स्ट्रीट दे लुक सो पर्पसफुल. जब वो लड़कियां जाती थी चल के तो ऐसा लगता था कि उनकी लाइफ का एक मोटो है, मतलब पर्पस है. This was unlike the boys who used to street as a place to stand around idling, to play, to try out tricks with their bicycle. और लड़के क्या करते थे, लड़के मोस्टली स्ट्रीट्स पे मतलब कुछ ना कुछ खेल रहे होते थे या फिर कोई ट्रिक्स ट्राई कर रहे होते थे अपनी बाईसाइकिल के साथ. पर लड़कियां जब जाती थी तो कुछ अलग ही लगता था, जैसे कि उनकी लाइफ में पर्पस है. और गर्ल्स क्या कहते हैं, जब जाती थी तो बेसिकली वो बहुत उनके लिए बेसिक रोल था कि भाई सीधे घर जाना है. ठीक है. और जो गर्ल्स थी वो हमेशा ग्रुप्स में जाती थी, परहैप्स बिकॉज दे आर ऑल्सो कैरिड फियर्स ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक्ड. गर्ल्स जो ग्रुप में क्यों जाती थी, क्योंकि अकेले जाने में डर है कि कोई उनके साथ कुछ बदतमीज़ी कर सकता है या कोई उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए दे ऑलवेज यूज टू गो इन ग्रुप. आफ्टर रीडिंग द 2 एग्जाम्पल अबव, वी रियलाइज दैट देर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप. अब हमने 2 एग्जाम्पल पढ़ी है, समूह का पढ़ा, मध्य प्रदेश का पढ़ा. तो हमने ये चीज़ देखी कि कई तरह से इंसान को ग्रो अप होते हैं, लाइक जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं अलग अलग तरह से वो ग्रो अप होते हैं. ठीक है. ऑफन वी थिंक दैट देर इज़ ओनली वन वे इन विच चिल्ड्रन ग्रो अप. हमेशा हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ एक तरह से बच्चे बड़े हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है. दिस इज़ बिकॉज वी आर मोस्ट फेमिलियर विद अवर ओन एक्सपीरियंस. और ये जो हमें ऐसा लगता है कि बच्चों को इस तरह से ग्रो करना चाहिए या बच्चे इसी तरह से ग्रो होते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारा खुद का एक्सपीरियंस वैसा रहा है. ठीक है. इफ़ वी टॉक टू एल्डर्स इन आवर फैमिली वी विल सी दैट देयर चाइल्डहुड वुड प्रोबेबली वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर्स. अगर आप अपने घर में किसी लाइक जो भी बड़े लोग हैं उनसे बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि उनका जो चाइल्डहुड है वो हमारे से काफ़ी अलग रहा है. We also realize that societies make clear distinction between boys and girls. अब सोसाइटी में क्या होता है, लड़का लड़की के बीच में काफ़ी पहले से ही अलग रखते हैं, मतलब भेदभाव भी बोल सकते हैं या डिफरेंस करके रखते हैं. दिस बिगिनस फ्रॉम अ वेरी यंग एज. और बहुत बचपन से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं. वी आर फॉर एग्जाम्पल गिवन डिफरेंट टॉयज़ टू प्ले विद. बॉयज़ आर यूजुअली गिवन कार्स टू प्ले विद एंड गर्ल्स डॉल्स. यानी कि यहाँ पे क्या बोला है,
अगर नॉर्मल एक चीज़ देखो तो बॉयज़ को कार वार दी जाती है खेलने के लिए, लड़कियों को डॉल दी जाती है, तो ये तो डिफरेंस हो ही गया. बोथ टॉयज कैन बी अ लॉट ऑफ फन टू प्ले विद. वाई आर गर्ल्स देन गिवन डॉल्स इन बॉयज़ कार्स? ऐसा तो है नहीं कि भाई एक टॉय से बहुत अलग मतलब कुछ ज़्यादा ही इन्जॉयमेंट मिलेगा. तो यहाँ पे ये भेदभाव क्यों है कि लड़कियों को डॉल मिलती है, लड़कों को कार मिलती है? ये बहुत जगह होता है, सब जगह नहीं पर बहुत जगह होता है. टॉयज बिकम अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर्स व्हेन दे बिकम मेन एंड वुमेन. तो टॉयज़ एक तरह से क्या हो जाते हैं, एक तरीका है, एक ज़रिया है कि बच्चों को बताने का कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारा किस टाइप से क्या चीज़ है. फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी छोटी चीज़ों में डिफरेंस क्रिएट हो सकता है. ठीक है, इफ़ वी थिंक अबाउट इट, दिस डिफरेंस इज़ क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स. अगर ध्यान से सोचें तो ये जो डिफरेंस है ये छोटी छोटी चीज़ों में क्रिएट होता है. हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, वॉट गेम्स बॉयज़ शुड प्ले, हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली और बॉयज़ नीड टू बी टफ. मतलब लड़कियों को कैसे ड्रेस होना चाहिए, लड़कों को कैसे खेलना चाहिए, लड़कियों को कैसे आराम से बात करनी चाहिए, लड़कों को कैसे टफ होना चाहिए. ये सारी वो चीज़ें हैं जो बच्चों को बताती हैं कि उनके स्पेसिफिक रोल्स हैं, जब वो बड़े हो जाएंगे तो उन्हें वो रोल्स निभाने हैं, पूरे करने. लेटर इन लाइफ दिस अफेक्ट्स द सब्जेक्ट वी कैन स्टडी और द करियर वी कैन चूज़. बाद में यही चीज़ें अफेक्ट करती हैं, जो चीज़ हम पढ़ते हैं उन पे असर डालती हैं, प्लस जो करियर हम चूज़ करते हैं वो कई हद तक इस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं. इन मोस्ट सोसाइटी इंक्लूडिंग आवर ओन, द रोल्स मैन एंड वुमेन प्ले और द वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली. कई सोसाइटीज़ में जो मेन और वुमेन जो काम करते हैं उनकी इक्वल, कहते हैं ना, उनकी वैल्यू नहीं है, प्रॉपर रिस्पेक्ट या वैल्यू नहीं दी जाती दोनों के काम को. लाइक मैन और वुमेन दे डू नॉट हैव द सेम स्टेटस, उनका सेम स्टेटस नहीं माना जाता. लेट अस लुक एट हाउ दिस डिफरेंस एग्जिस्ट इन द वर्क डन बाय मैन एंड वुमेन. अब यहाँ पे एक स्टोरी के थ्रू बताया गया है, ठीक है, कि किस तरह से जो मैन करते हैं और जो वुमेन करती हैं उसमें डिफरेंस है. माई मदर डज नॉट वर्क. माँ, वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल एक्सकर्शन. रोजी मैम नीड्स वॉलंटियर. कांट यू टेक अ हॉलीडे फ्रॉम ऑफिस एंड वॉलंटियर. तो उसने बोला कि मम्मी, जो मेरे स्कूल वाले हैं वो एक्सकर्शन पे जा रहे हैं और जो रोज़ी मैम है उनको वॉलंटियर्स चाहिए जो साथ में जा सकें, तो क्या आप छुट्टी लेके वॉलंटियर कर सकते हो हमको. हरमीत मदर्स ऑलवेज कम फॉर एक्सकर्शन बिकॉज शी डजेंट वर्क. तो वो बोलती है कि हरमीत की मदर जो हैं वो हमेशा आती हैं एक्सकर्शंस पे, लाइक वो हमेशा ही हमारे साथ होती है क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है. तो उसकी मम्मी बोलती हैं, सोनाली, हाउ कैन यू से दैट, यू नो दैट जसप्रीत आंटी इज़ अप एट 5 AM एवरी डे डूइंग ऑल द हाउस वर्क. कि जो जसप्रीत आंटी है, मतलब जो हरमीत की मदर हैं जसप्रीत आंटी, वो हर दिन 5 बजे उठ के सारा काम करती हैं. तो तुम उन्हें ये कैसे कह सकती हो कि वो काम नहीं करती. येस बट दैट्स नॉट रियल वर्क, इट जस्ट हाउस वर्क. तो वो बोलती है सोनाली कि वो, हाँ, असली काम वो नहीं है, वो सिर्फ घर का काम है. तो फिर वो बोलती है, ओ दैट्स व्हाट यू थिंक, डू यू, लेट्स गो ओवर टू देयर हाउस एंड आस्क जसप्रीत व्हाट शी थिंक्स. अब वहाँ पे वो कहते हैं कि तुम्हें ये लगता है, चलो वहाँ जसप्रीत के घर जाते हैं और देखते हैं कि उन्हें क्या लगता है. फिर वो बोलती है, हर्षरन, सोनाली थिंक दैट योर वाइफ इज़ नॉट अ वर्किंग पर्सन. तो वो बोलते हैं कि देखो, तो मेरी बेटी को लगता है कि तुम्हारी वाइफ वर्किंग नहीं है. हाँ हाँ, बट इज़न्ट दैट करेक्ट आंटी, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, शी डज़ नॉट वर्क. तो वो क्या बोलते हैं, वो फिर उनका जो बेटा है वो बोलता है कि आंटी ये बात सही नहीं है कि मेरी मम्मी कोई काम नहीं करती हैं, वो एक हाउस वाइफ है. देन जसप्रीत, वाई डोंट यू रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज. तो फिर वो जो सोनाली की मम्मी है वो कहते हैं कि जसप्रीत, तुम एक दिन रिलैक्स करो और अपने बच्चों को हर दिन हर चीज़ मैनेज करने दो. तो वो कहती है कि ठीक है, ग्रेट आइडिया, आई विल गो ऑन स्ट्राइक टुमारो. मैं कल कुछ नहीं करूँगी, कल मैं बस रेस्ट करूँगी. वॉट फन, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टुमारो विद पापा. मतलब हमें मज़ा आएगा, हम लोग खुद ही सारा काम करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 पे, ओ गॉड, लुक एट द टाइम, वाई, वेयर इज़ माई ब्रेकफास्ट, वाई एरंट द चिल्ड्रन रेडी, हाउ वुड आई नो, आई एम ऑन अ स्ट्राइक, रिमेंबर बिसाइड मंगला हैज़ ऑल्सो टेकन लीव टुडे. मतलब उसने क्या बोला कि उसके फादर बोलते हैं, जो जसप्रीत के फादर हैं, वो बोलते हैं कि मेरा खाना कहाँ है, मेरा ब्रेकफास्ट भी तैयार नहीं है, बच्चे भी तैयार नहीं है. तो फिर उसकी मम्मी बोलती हैं कि मुझे कैसे पता होगा, मैं तो आज स्ट्राइक पे हूँ और मंगला भी आज लीव पे है, मंगला उनकी हेल्पर होंगी. ओ दैट्स द स्कूल बस, आई विल हैव टू ड्रॉप देम इन द कार. मुझे उनको कार में छोड़ के आना पड़ेगा. हरी एंड आस्क हरमीत टू स्विच ऑन द पंप. वो बोलते हैं कि जल्दी करो और हरमीत को बोलो कि वो पंप स्विच करें, मतलब पंप चला दें. उसके बाद वो बोलती हैं, उसकी मम्मी पूछती हैं, व्हाट अबाउट द किड्स लंच बॉक्सेस. तो वो उसके पापा बोलते हैं, रहने दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो. आई विल गिव यू सम मनी, जस्ट बाय समथिंग फ्रॉम द कैंटीन टुडे.
तो इन बच्चे बोलते हैं कि माँ ने हमें ऑलरेडी पैसे दे दिए थे। फिर 6 बजे, आई एम एग्जॉस्टेड, हाउ अबाउट सम टी, ओ आई फॉरगॉट योर स्ट्राइक, आई मेक सम माई सेल्फ। उसके पापा बोलते हैं कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, तुम मुझे चाय दे दो। तो फिर बोलते हैं अच्छा मुझे याद आ गया कि तुम तो स्ट्राइक पे हो, तो मैं खुद ही बना लूँगा। द हाउस लुक लाइक इट वॉज हिट बाय अ हरिकेन। डिड यू एक्सपेक्ट इट टू रिमेन इन एग्जैक्टली द सेम कंडीशन इन विच यू लेफ्ट इट दिस मॉर्निंग डियर। तो उसने क्या बोला, जो उसके फादर हैं वो बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे घर में तो तूफ़ान आया है, इस तरह से मतलब फैला हुआ है। तो उसने बोला कि तुम क्या चाहते हो, जैसे सुबह तुम छोड़ के गए थे वैसे ही तुम्हें मिलेगा। फिर इसके बाद वो उसके पापा उसको बोलते हैं कि हरमीत, वेयर ऑन अर्थ आर द टी लीव्स, जो चाय की पत्ती है वो कहाँ है। ही आई वंडर इफ दे स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क एंड नाउ आई हैव टू रिमाइंड देम चिट चैट, चाचा जी एंड चाची जी आर कमिंग फॉर डिनर। मतलब उसकी मम्मी बोलती है कि अभी तो ऑलरेडी मतलब इनको सिर्फ रियलाइज़ ही हुआ है कि मैं काम नहीं करती हूँ, या फिर इन्हें लगता है मैं काम नहीं करती हूँ, और अभी तो चाची जी और चाचा जी भी आएंगे डिनर पे। तो यहाँ पे इस स्टोरी के थ्रू ये पता चला कि बच्चे, और जो बच्चे हैं वो सोचते हैं कि उनकी मम्मी काम नहीं करती बिकॉज शी इज़ अ हाउस वाइफ। बट अब देखो कि एक पर्सन के ऊपर कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब वो काम करते हैं। ठीक है, नाउ वैल्यूइंग हाउस वर्क। हमीद्स फैमिली डिड नॉट थिंक दैट द वर्क जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वॉज रियल वर्क। हरमीत की फैमिली को ये लगता नहीं था कि जो भी काम जसप्रीत करती है वो रियल काम है। This feeling is not unique to their families. Across the world, the main responsibility for housework and caregiving tasks, like looking after the family, especially children, the elderly and the sick member, lies with the woman. ये चीज़ सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की या फिर छोटी छोटी टास्क की, वो किस पे है, वो औरतों पे आ जाती है। चाहे वो ध्यान रखना हो, चाहे वो किसी की तबीयत का ध्यान रखना हो, ओवरऑल ध्यान रखना हो। येट वी हैव सीन द वर्क दैट वुमेन डू विद इन द होम इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क। उसके बाद भी ये देखने को मिलता है कि जो काम औरतें करती हैं उसको काम नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता है कि तो घर का काम है, ये कोई काम नहीं करती है। इट इज़ ऑल्सो अज्यूम दैट दिस इज़ समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन, और ऐसा माना जाता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये औरतों को करनी ही है। इट देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर, इसलिए इसकी पेमेंट तो होती नहीं है, कुछ पेड है नहीं, सब कुछ ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। एंड सोसाइटी डी वैल्यूज दिस वर्क, मतलब सोसाइटी उनके काम की कदर नहीं करती, जो वो पूरे दिन काम करती हैं वुमेन घर में, सोसाइटी उनके काम को रिस्पेक्ट नहीं देती है। Lives of domestic workers. In the story above, Harmeet's mother was not the only one who did the housework. ऊपर की स्टोरी में एक हरमीत की मदर ही नहीं थी जो घर का काम करती थी, बहुत सारा काम है जो मंगला करती थी, उनकी डोमेस्टिक हेल्पर। ठीक है, मैनी होम्स पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज़ एम्प्लॉयड डोमेस्टिक वर्कर्स, यानी कि कई जगह पे टाउन्स और सिटीज़ में लोग क्या करते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं, यानी उनके घर पे वो काम करने आते हैं और वो काफ़ी सारा काम करते हैं, जैसे कि सफाई, झाड़ू पोछा हो गया, कपड़े धोना हो गया, मतलब बर्तन साफ़ करना हो गया, कुकिंग हो गया, छोटे बच्चों की देखभाल करना हो गया या बड़ों की देखभाल करना हो गया। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन, और जितनी भी डोमेस्टिक वर्कर्स मोस्टली होते हैं वो सारे के सारे वुमेन होते हैं। समटाइम इवन यंग बॉयज़ और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क, कई बार छोटे छोटे बच्चे या फिर लड़कियां, उनको भी एम्प्लॉय किया जाता है ताकि वो ये काम करें। वेजेस आर लो, यानी जो उनकी दिन की दिहाड़ी होती है, जो उनको दिन में पैसा मिलता है वो बहुत कम होता है, एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू, क्योंकि जो डोमेस्टिक वर्क है उसकी इतनी वैल्यू नहीं की जाती। अ डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगिन एज अर्ली एज 5 in the morning एंड एंड एज लेट एज 12 at night। एक डोमेस्टिक वर्कर का काम सुबह 5 बजे स्टार्ट हो सकता है और रात के 12 बजे तक ख़त्म हो सकता है। डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, देयर एम्प्लॉयर्स ऑफन डू नॉट शो दैम मच रेस्पेक्ट। वो इतना काम करते हैं, इतना ज़्यादा मतलब उनका मेहनत का काम है, तब भी उनके जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो उनको जॉब देते हैं, वो इतनी रेस्पेक्ट नहीं करते। दिस इज़ वॉट मिलानी अ डोमेस्टिक वर्कर हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली। तो मेलानी अपना एक्सपीरियंस बता रही है जब वो दिल्ली में काम किया उसने। माई फर्स्ट जॉब वॉज विद अ रिच फैमिली दैट लिव ए 3 storied हाउस, मतलब मेरी पहली जॉब जो थी वो एक बड़ी अमीर लोगों की फैमिली के साथ थी जिनका 3 मंजिला मकान था। मेम साहिब वॉज वेरी स्ट्रेंज एज शी वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन। जो उनकी मतलब मेम साहब थी, जो भी काम करवाती थी उनसे, वो बहुत अजीब थी क्योंकि वो कोई भी काम करवाने के लिए कभी भी चिल्ला देती थी।
माई वर्क वॉज इन द किचन, देयर वर 2 अदर गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग। मेरा काम तो किचन में था और 2 और लड़कियां थी जो सफाई करती थी। हमारा काम स्टार्ट होता था 5 बजे, ठीक है। ब्रेकफास्ट के लिए हम क्या करते थे, एक चाय लेते थे और 2 रोटी मिलती थी हमें, सूखी रोटी। वी वुड नेवर गेट अ थर्ड रोटी, हमें थर्ड रोटी नहीं मिलती थी, 2 रोटी मिलती थी। इन द इवनिंग व्हेन आई कुक द फूड, द 2 अदर गर्ल्स वुड बेग मी टू गिव देम एन एक्स्ट्रा रोटी। जब मैं खाना बनाती थी शाम को, तो जो बाकी 2 लड़कियां होती थी वो मुझसे कहती थी कि उन्हें एक्स्ट्रा रोटी चाहिए। आई वुड सीक्रेटली गिव इट टू देम एंड मेक एन एक्स्ट्रा वन फॉर माई सेल्फ। मैं क्या करती थी, मैं सीक्रेटली उनको वो रोटी दे देती थी और एक एक्स्ट्रा अपने लिए बना लेती थी। वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे, वी कुड नॉट वेयर चप्पल्स इन द हाउस। हमें जब खाना पूरे दिन काम करते थे उसके बाद शाम को बहुत भूख लगती थी, उसके अलावा हम घर में चप्पल भी नहीं पहन सकते थे। सर्दियों में हमारे जो पैर थे ना वो ठंड से स्वेल हो जाते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड होती थी और वो चप्पल पहनना अलाउड नहीं था। आई यूज़ टू फील स्केयर्ड ऑफ द मेम साहिब बट ऑल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड। उनको मैम साहिब से डर भी लगता था और गुस्सा भी आता था उन पे, जैसे कि उनकी इंसल्ट हो रही है। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, डिड वी नॉट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड विद सम रेस्पेक्ट। क्या हमने पूरे दिन काम नहीं किया, क्या हमें वो रेस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए। तो बेसिकली मिलानी के अकॉर्डिंग उनको वो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो वो डिज़र्व करते हैं, वो पूरे दिन काम कर रहे हैं। इन फैक्ट व्हाट वी कॉमनली टर्म एज हाउस वर्क्स एक्चुअली इन्वॉल्व्स मेनी डिफरेंट टास्क। जो एक घर का काम बोलते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अ नंबर ऑफ दीज टास्क रिक्वायर हैवी फिजिकल वर्क, और इसमें से कई ऐसी टास्क हैं जिसके लिए बहुत फिजिकल वर्क करना पड़ता है। रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में क्या होता है, लड़कियों को पानी भर के लाना पड़ता है। रूरल एरियाज़ में वुमेन एंड गर्ल कैरी हैवी हेड लोड्स ऑफ फायरवुड, यानी कि वो जो लकड़ियाँ होती हैं ऐसे भारी भारी लकड़ियों को उठा के लेके जाती हैं। टास्क लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग, स्वीपिंग एंड पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर बेंडिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग। जब उन्हें कपड़े धोने होते हैं, सफाई करनी होती है या फिर कोई भी भारी चीज़ उठानी होती है तो उसके लिए उन्हें झुकना पड़ता है, लिफ्ट करना पड़ता है, उठाना पड़ता है। मैनी कोरस लाइक कुकिंग इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव्स। कुकिंग जैसी चीज़ों के लिए उन्हें बहुत देर तक गर्म जो होती है ना गैस, उसके सामने खड़ा होना पड़ता है। द वर्क वुमेन डू इज टेनियस एंड फिजिकल डिमांडिंग वर्क दैट वी नॉर्मली एसोसिएट विद मैन। और जो औरतें काम करती हैं बेसिकली वो बहुत ही फिजिकली डिमांडिंग होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी यूज़ होती है, बॉडी बहुत ज़्यादा लगती है, और यही काम नॉर्मली एसोसिएट करते हैं कि मेन करते हैं ऐसा काम, राइट। Another aspect of housework and caregiving that we do not recognize that it is very time consuming. एक और चीज़ जिसको रेस्पेक्ट नहीं दी जाती, दैट इज़ कि जो भी काम वो करते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। इन फैक्ट इफ़ वी एड अप द हाउस वर्क एंड द वर्क वुमेन डू आउटसाइड द होम, वी फाइंड दैट वुमेन स्पेंड मच मोर टाइम वर्किंग देन मेन एंड हैव मच लेस टाइम फॉर लेजर। सारा सब कुछ मिला लो तो आपको पता चलेगा कि जो औरतें हैं वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं काम करने में अगर कंपेयर किया जाए मैन से, और उनको खुद के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक और पैराग्राफ है वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी पे। एज वी हैव सीन द लो वैल्यू अटैच टू वुमेन हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग वर्क इज़ नॉट एन इंडिविजुअल और फैमिली मैटर। जो हम देख रहे हैं कि औरतों के काम को कम रिस्पेक्ट देना या फिर ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, उनको मतलब ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ज़रूरी काम है, तो ये सिर्फ एक इंडिविजुअल या फैमिली मैटर नहीं है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। ये एक मतलब बहुत बड़ा भेदभाव है जो औरतों के और आदमियों के बीच में होता है, और ये बहुत ही सिर्फ 1-2 जगह नहीं, ये बहुत जगह प्रेवलेंट है। It therefore has to be dealt with through actions not just at the level of individual or the family but also by the government. तो इसको अगर ध्यान में रखना है तो ये सिर्फ एक इंडिविजुअल या फिर फैमिली लेवल पे ठीक नहीं हो सकता, गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। एज वी नाउ नो इक्वालिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो इक्वालिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीज़न फॉर डिस्क्रिमिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा है कि कोई मेल है या फीमेल है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो। तो एक मिनट, जस्ट अ मिनट, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि मेल और फीमेल के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। इन रियलिटी इनइक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट, मतलब कि एक्चुअली में अगर देखें तो दोनों सेक्स में, जैसे कि मेल हो गया और फीमेल हो गए, उनके बीच में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। द गवर्नमेंट इज़ देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग द रीजंस फॉर दिस एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स टू रेमेडी द सिचुएशन। तो गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि इसके पीछे क्या रीज़न है और इसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है।
For example, it recognizes that burden of childcare and housework falls on women and girls. उन्हें पता है कि जो ये बर्डन है बच्चों के ध्यान रखने का और घर का काम का, ये सारा औरतों पे या लड़कियों पे पड़ता है. उसके बाद यहाँ पे एक फ़ोटो दे रखी है. दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल. और इसका असर डायरेक्टली इस पे आता है कि लड़कियाँ स्कूल अटेंड कर सकती हैं क्या. इट डिटरमाइंस वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब एंड करियर दे कैन हैव. इससे क्या पता चलता है कि जो वुमेन है कि वो अपने घर के बाहर काम कर सकती हैं. एंड देखो, फॉर एग्जांपल अगर उन्हें घर के काम से फुर्सत नहीं मिल रही तो वो बाहर जॉब क्या करेंगी. तो इससे ये फ़र्क चीज़ डिटरमाइन होती है कि औरतें घर का काम घर से बाहर काम कर सकती हैं या नहीं कर सकती, और किस टाइप का काम वो कर सकती हैं. ठीक है, किस टाइप का करियर वो ले सकती है. गवर्नमेंट हैज़ सेट अप आंगनवाड़ीज़ और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस इन द कंट्री. गवर्नमेंट ने क्या किया है, आंगनवाड़ी जो होती है या फिर बच्चों का ध्यान रखने के लिए ऐसे सेंटर्स डेवलप कर दिए हैं. द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड लॉज दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉयज़ टू प्रोवाइड क्रैश फैसिलिटीज़. और गवर्नमेंट ने एक लॉ भी पास किया है कि जिसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें 30 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो उन्हें क्रैश फैसिलिटी देनी है, ऐसे लॉज पास करें. द प्रोविजन ऑफ क्रैश हेल्प मैनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम. तो ये क्रैश की वजह से क्या होता है कि औरतें अपने घर के बाहर भी एम्प्लॉयमेंट या काम ढूंढ सकती हैं. इट ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल. अब उन्हें अगर इन सब कामों से फुर्सत मिलेगी तो वो स्कूल भी अटेंड कर सकती हैं. तो ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट है. उसके बाद दिस पोस्टर वॉज क्रिएटेड बाय अ वुमेंस ग्रुप इन बंगाल. उसके बाद एक इंटरेस्टिंग स्लोगन है जो लिखा हुआ है, विच वी कैन नॉट रीड बिकॉज दिस लैंग्वेज इज़ नॉट. यहाँ पे है, मैं हर कहीं मौजूद, मेरी अनदेखी और नहीं संभव, कौन सी वह तुम्हारी उपलब्धि जिसमें मेरा नहीं है भाग, औरत को चाहिए अपना अधिकार. राइट. इसमें ये लिखा है कि मैंने हर जगह जहाँ भी तुम्हारा सपोर्ट, तुम्हें सपोर्ट चाहिए था, मैंने वहाँ काम किया. मैं हर जगह मौजूद हूँ, कोई भी काम हो उस पर मेरा भी हाथ है. तो फिर मेरे काम को या मुझे मेरी उपलब्धियों को जो मैंने किया उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी जाती. जो कि फैक्ट है आज की दुनिया में कि औरतों के काम को रिस्पेक्ट कम मिलती है और आदमियों के काम को एक रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलती है. उनको ऐसा मान जाता है इनको इनकी ड्यूटी है. तो वो मेंटालिटी, वो थिंकिंग हमें चेंज करने की ज़रूरत है. तो ये था चैप्टर 4 सिविक्स का, क्लास 7th का. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा. अगर आपको सिविक्स के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के और चैप्टर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाइए. वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में क्लास और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी, आप उन पर भी क्लिक कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.